हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे 2024 से 2025। ठीक है, ये आपके करंट डेटा पर बेस्ड रहने वाला है और इस वीडियो में हम जितने भी डेटा और फैक्ट पढ़ेंगे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। और इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा होता है वो ऑथेंटिक डेटा माना जाता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा क्योंकि आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो में से आपका मोस्ट ऑफ जो हरियाणा करंट अफेयर है, हरियाणा का फैक्ट है, हरियाणा का डाटा है, वो सब कवर होगा। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, तो आपके लिए वीडियो ज़रूर यूज़फुल भी रहने वाली है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे। अगर आपने हमारी पहले वाली हरियाणा करंट अफेयर की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से जाकर हरियाणा का सारा करंट अफेयर पढ़ सकते हैं जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये क्लास फिर चाहे आप एचएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एचपीएससी का, एचसीएस का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आपकी क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे। इसके साथ साथ मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट की कंप्लीट पीडीएफ बना रखी है, शायद 100+ पेजेस की पीडीएफ है और उसमें कंप्लीट डिजास्टर मैनेजमेंट की रिवीजन करने वाले हैं। तो आप उन वीडियो को भी देखना नहीं भूलेगा। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसकी मैराथन क्लास ज़रूर बनाने वाली हूँ, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब स्टार्ट कर देते हैं हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे 2024। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसा कि आपको पता है हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को होता है। और जब हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग होता है तो हमारे पास पंजाब का 35.18% हिस्सा जो है वो हमारे क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो हरियाणा के अंडर कितना एरिया आता है? 35% एरिया हरियाणा को मिल जाता है। अब हरियाणा राज्य जो है 18th अमेंडमेंट के तहत भारत का 17वां राज्य बन जाता है। और ये अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के एरिया का टोटल 1.34% जो है वो एरिया जो है हरियाणा के पास है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का 2.09% हिस्सा हरियाणा में निवास करता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। तो इसका गठन कब होता है? 1 नवंबर 1966 को। एरिया कितना इसके अंदर आता है? 35%। 18th अमेंडमेंट के तहत भारत का 17वां राज्य बनता है। इंडिया के एरिया का 1.34% है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन 2.09% है। अब अगर हम हरियाणा के आज एट प्रेजेंट ज़िले की बात करते हैं तो हरियाणा में एट प्रेजेंट 22 ज़िले हैं। अभी गोहाना को नया ज़िला बनाने की घोषणा की है पर वो अभी नया ज़िला नहीं बना है। तो अभी अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो आपको 22 ही टिक करना है। अगर हम हरियाणा में मंडल की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर 6 राजस्व मंडल हैं और वैसे भी प्रशासनिक मंडल भी आपके 6 हैं। ठीक है, उपमंडल की बात करते हैं तो आपके यहाँ पर 80 उपमंडल आपको देखने को मिलेंगे। तहसील आपके पहले 93 थी, अब एक नई तहसील बनी है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की है वो, तो 94 तहसील आपके यहाँ पर है। अगर उप तहसील की बात करते हैं तो उप तहसील 49 है। खंड की बात करते हैं तो खंड 143 है। और अगर हम गांव की बात करते हैं तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार हमारे यहाँ पर 6841 गांव थे। अगर 2024 के अब न्यू आंकड़ों की बात करते हैं तो आज हमारे यहाँ पर 7356 गांव हैं, या फिर अब 7000+ गांव भी आप कह सकते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में मान लीजिए 6841 नहीं है, या फिर आपसे ऐसा पूछा जाता है एट प्रेजेंट गांव की 2024 में हरियाणा में गांव की संख्या कितनी है, तब आपको क्या टिक करना है? 7000+ टिक करना है। अगर आपसे 2011 के आंकड़ों का पूछा जाता है तो आप क्या टिक करेंगे? 6841 को टिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है ग्राम पंचायतें कितनी हैं, तो 6220 जो है वो ग्राम पंचायत है। और अगर हम शहर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर 154 शहर हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्या लिखा है यहाँ पर, हमने क्या क्या पढ़ा है। हरियाणा में ज़िले कितने हैं? 22 हैं। मंडल कितने हैं? 6 हैं। उपमंडल कितने हैं? 80 हैं। तहसील 94 हैं। उप तहसील 49 है। खंड हमारे यहाँ पर 143 हैं। गांव 2011 के अनुसार 6841 गांव है, 2024 के अनुसार 7000+ है। ग्राम पंचायतों की बात करते हैं तो 6220 ग्राम पंचायतें हैं। और अगर हम शहर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर शहर कितने हैं? 154 हैं। आई होप आपको ये डाटा जो है वो समझ में आ गया होगा।
इसके बाद अगर हम हरियाणा की जनसंख्या की बात कर लेते हैं, अब देखो अगर कोई इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेगा तो उसको ये टॉपिक अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज हम हरियाणा जीके में हरियाणा की जनसंख्या को अलग पढ़ते हैं, हरियाणा का ये जो डेटा है इसको अलग पढ़ते हैं, तो सारे टॉपिक्स जो हम अलग अलग पढ़ते हैं। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे कर लेते हैं, सर्वे पढ़ लेते हैं, तभी आप ये मानकर चलिए कि आपका मोस्ट ऑफ हरियाणा जीके जो है वो इसमें कवर हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पर आई मीन टू से कि जो भी आपका ये डेटा वाला है, डेटा वाली जो आपकी मतलब हरियाणा जीके है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हरियाणा की जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या में पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो पॉपुलेशन कितनी है, 2,53,51,462 क्या है हरियाणा की पॉपुलेशन है। अगर हम सबसे कम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हरियाणा की सबसे कम जनसंख्या पंचकुला जिले में निवास करती है और वो कितनी है, 5 लाख के आसपास है। हरियाणा के जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो हरियाणा का टोटल जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत का कितना है, 382 है। अगर हम अधिक जनसंख्या की बात करते हैं तो अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, फरीदाबाद में निवास करती है और वो कितनी है, 18 लाख प्लस है। ठीक है, तो ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो सबसे अधिक जनसंख्या फरीदाबाद में 18 लाख प्लस, सबसे अधिक जनघनत्व फरीदाबाद का 2442, सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है, 303, ये कहाँ का है, सिरसा का है। चंडीगढ़ के जनघनत्व की बात करते हैं तो 9,258 जनघनत्व कहाँ का है, चंडीगढ़ का है। तो ये था आपका डेटा जो आपका इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1 सेकेंड रुकिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की पड़ी है, पंचकुला की। कितनी जनसंख्या है, 5 लाख। हरियाणा का जनघनत्व कितना है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इंडिया की बात करते हैं तो 382। अधिक जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ निवास करती है, फरीदाबाद में। जनघनत्व की बात करते हैं तो जनघनत्व फरीदाबाद का कितना है, 2442 और वहां की जनसंख्या कितनी है, 18 लाख प्लस है। तो सबसे अधिक जनसंख्या फरीदाबाद की है। सबसे कम जनसंख्या की बात करते हैं, जनघनत्व की बात करते हैं तो 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और वो कहाँ का है, सिरसा का है। और इसके साथ साथ चंडीगढ़ का जनघनत्व कितना है, 9,258 है। अब हम हरियाणा की लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं, तो हरियाणा की जो लिटरेसी रेट है या हरियाणा की साक्षरता है वो कितनी है, 75% है। अगर हम यहाँ के मेल की बात करते हैं तो यहाँ के मेल 84% पढ़े लिखे हैं और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो महिलाएं यहाँ पर 65% पढ़ी लिखी हैं। तो आपको ये पॉइंट जो है ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में एज इट इज भी पूछा जा सकता है। तो हरियाणा की साक्षरता 75.55% है, मेल यहाँ पर 84% है, फीमेल यहाँ पर 65.9% पढ़ी लिखे हैं। सबसे अधिक अगर हम साक्षरता की बात करते हैं तो सबसे अधिक साक्षर जो है वो गुरुग्राम जिला है। गुरुग्राम में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की हैं तो आप क्या टिक करेंगे, गुरुग्राम टिक करेंगे। सबसे अधिक पढ़े लिखे बच्चे कहाँ के हैं, गुरुग्राम के हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष कहाँ के हैं तो आप क्या टिक करेंगे, रेवाड़ी को टिक करेंगे। ठीक है, तो फीमेल अगर पूछता है तो आप क्या टिक करने वाले हैं, गुरुग्राम टिक करने वाले हैं। ऑल ओवर में भी पूछता है तो भी आप क्या टिक करेंगे, गुरुग्राम को टिक करेंगे। कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर 84.4% लोग पढ़े लिखे हैं। पुरुष लिटरेसी ज्यादा कहाँ पर है, सबसे अधिक पुरुष साक्षर कहाँ पर है, रेवाड़ी में है और वो कितने हैं, 91.44% है। सबसे कम साक्षरता की बात करते हैं तो वो कहाँ पर है, नूह जिले में है, मेवात में है। ठीक है, कितना 54%। अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल 69% पढ़े लिखे हैं और अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल यहाँ पर बहुत कम पढ़ी लिखी है, 36% ही महिलाएं यहाँ की पढ़ी लिखी हैं। जब आप नूह जिले में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको फीमेल्स पॉपुलेशन भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। मतलब वहां पर ना जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर बहुत कम दिखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है। हरियाणा की साक्षरता 75%, मेल कितने पढ़े लिखे हैं, 84%, महिलाएं 65%। ठीक है, सबसे अधिक साक्षर गुरुग्राम है और सबसे कम साक्षर नूह है। सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की हैं, गुरुग्राम की हैं। ऑल ओवर लिटरेसी रेट भी ज्यादा कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पुरुष सबसे अधिक साक्षर कहाँ के हैं तो आप क्या टिक करने वाले हैं, रेवाड़ी को टिक करने वाले हैं। 91.44% पुरुष पढ़े लिखे कहाँ के हैं, रेवाड़ी के हैं।
अब यहीं पर हम अगर लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो हमारे जो हरियाणा है, हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम था 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अब जब यहाँ पर हमारा जो ये सेक्स रेशो था ये बहुत कम पाया गया, तो इसको देखते हुए हरियाणा ने 2014 के बाद 2015 में एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसकी शुरुआत कहाँ से की गई, पानीपत से की गई, और वहां पर आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। उसके बाद से लेकर आज तक हरियाणा में जो सेक्स रेशो लिंगानुपात है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। और आज अगर इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करते हैं तो उसके अनुसार एट प्रेजेंट के अनुसार जो लिंगानुपात है वो हरियाणा का 916 है, ठीक है। लेकिन 2011 के आंकड़ों की बात करते हैं तो 879 है। अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन आता है तो वो डेफिनेशन उसकी जो स्टेटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर टिक करना होगा। कहीं कहीं पर 916 लिखा है, कहीं 915 है, कहीं 920 बताता है, बट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आपको 916 टिक करना है। और भारत के लिंगानुपात की बात करते हैं तो 940 है, यानी कि 1000 लड़कों पर यहाँ पर 940 लड़कियां हैं। फिर भी देखो लड़कियां कम है। अगर हम सबसे कम बात करते हैं, सबसे कम लिंगानुपात की बात करते हैं तो गुरुग्राम का लिंगानुपात सबसे कम है। और सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करते हैं तो 907 नूह जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ये देखो ये दोनों ही अपोजिट बातें आपको देखने को मिल रही हैं। सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ के थे, गुरुग्राम के थे, लेकिन सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, वो भी गुरुग्राम का ही है। अपोजिट हो गया ना, पढ़ाई लिखाई में आगे लेकिन लिंगानुपात में पीछे। कौन है, गुरुग्राम। ऐसे ही नूह जिले की बात है, नूह पढ़ाई लिखाई में तो पीछे है लेकिन लिंगानुपात में सबसे आगे है। यहाँ का लिंगानुपात कितना था, 907 था। अगर पंचकुला की बात करते हैं तो पंचकुला का 873 था। अगर कुरुक्षेत्र की बात करेंगे तो 888, अंबाला की बात करते हैं तो 885, ठीक है। इतना ही याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। अब अगर हम दुग्ध उपलब्धता की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 1081 ग्राम जो है दुग्ध उपलब्ध है, ठीक है। हम जो है वो सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर कौन है, पंजाब आता है। अगर हम बिजली कनेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने बिजली कनेक्शंस हैं, 76, ऐसे याद रखना 7684874, ठीक है। तो पहले क्या याद रखेंगे, 76, फिर क्या याद रखेंगे 84, फिर क्या याद रखेंगे 87, फिर क्या रखेंगे 4, ठीक है। अगर हम यहाँ पर टोटल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं हरियाणा में तो आपके हरियाणा में टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है, 57 है। अगर कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज कितने हैं, 373 हैं। तो ये दोनों याद रखना है, टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी है, 57 है, टोटल कॉलेज कितने हैं, 373 हैं। हरियाणा में प्राथमिक विद्यालय जो है वो कितने हैं, 9882 हैं। अगर माध्यमिक विद्यालयों की बात करते हैं तो 5916 है। हाई स्कूल की बात करते हैं तो 9078 है। तो प्राथमिक विद्यालय कितने बताए मैंने आपको, 9882 हैं। माध्यमिक की बात करते हैं तो माध्यमिक कितने हैं, 5916 है। हाई स्कूल की बात करते हैं तो 9078 है, ठीक है। आ गया समझ में। जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, यूनिवर्सिटीज कितनी है, 57 है। कॉलेज कितने हैं, 373 हैं। प्राथमिक विद्यालय कितने हैं, 9882 हैं। माध्यमिक कितने हैं, 5916 है। हाई स्कूल कितने हैं, 9078 है। अगर हम आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं तो आयुष्मान कार्ड कितने बांटे हमते हैं, तो आयुष्मान कार्ड 301911 तक वितरित किए हैं। तो कितने आयुष्मान कार्ड बांट चुके हैं हम, 301911 आयुष्मान कार्ड हम बांट चुके हैं। तो क्या आएगा, 31911, ठीक है। 31911 ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आयुष्मान कार्ड 31911। अगर हम हरियाणा के जन्म दर की बात करते हैं तो पहले जैसे ही है, 19.9% है। मृत्यु दर की बात करते हैं तो 6.1% हमारे यहाँ पर मृत्यु दर है। अगर वहीं पर शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं तो अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से 28 बच्चे जो है वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, शिशु मृत्यु दर है। तो जन्म दर कितनी है, 19.9% है। मृत्यु दर की बात करते हैं तो 6.1% है। अगर वहीं पर शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं तो वो 28 है। आई होप ये समझ में आया होगा। हरियाणा में सरकारी राशन की दुकानें कितनी है, 8963 है। तो यहाँ तक के पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आप इनको भूले नहीं। दुग्ध उपलब्धता कितनी है, 1081 है। बिजली कनेक्शन कितने दिए हैं, 76, 86, 84, 76, 84, 87, 4। कुल यूनिवर्सिटीज कितनी है, 57 है। कॉलेज कितने हैं, 373 है। प्राथमिक विद्यालय 9882 है। माध्यमिक विद्यालय 5916 है। हाई स्कूल की बात करते हैं तो 9078 है। अगर वहीं पर आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं तो अभी मैंने बताया था 30, 19, 11, ठीक है।
जन्म दर कितना है 19.9% है, मृत्यु दर 6.1% है। अगर वहीं पर शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं तो वो कितनी है 28 है। ठीक है, सरकारी राशन की दुकानें कितनी है 8,963 है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में सड़कों की टोटल लेंथ की अगर बात करते हैं तो वो कितनी है 31,227 किलोमीटर है। नेशनल हाईवेज कितने हैं 40 है, और हरियाणा में नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है 3,014 किलोमीटर है। तो ये याद रखना है, नेशनल हाईवेज की जो लेंथ है वो बढ़ गई है, तो कितनी है 3,014 किलोमीटर क्या है हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवेज है, इनकी लेंथ है। अगर हम स्टेट हाईवे की बात करते हैं तो स्टेट हाईवे ज्यादा होंगे, तो 28,213 किलोमीटर क्या है आपके स्टेट हाईवे हैं। ठीक है, कम लंबाई सड़कों की अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, हरियाणा में सड़कों की कम लंबाई कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर आपके फरीदाबाद में है। अगर हम ज्यादा लंबाई सड़कों की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है हिसार में है। हिसार में क्या है ज्यादा लंबाई है सड़कों की, और कहीं कहीं पर आपको भिवानी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, पक्की सड़कों का घनत्व ज्यादा कहां पर है अंबाला में है, और कम घनत्व कहां देखने को मिल रहा है जींद में देखने को मिल रहा है। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो सड़कों की टोटल लेंथ कितनी है 31,227 किलोमीटर है। नेशनल हाईवेज कितने हैं 40 है। नेशनल हाईवेज की लंबाई कितनी है 3,014 किलोमीटर है। स्टेट हाईवेज की लंबाई कितनी है 28,213 किलोमीटर है। कम लंबाई की सड़कें कहाँ है फरीदाबाद में है, अधिक लंबाई की सड़कें हिसार में है, पक्की सड़कों का घनत्व अंबाला में है, और कम घनत्व जींद में है। आ गया समझ में, सारे पॉइंट्स आ गए। ये मत समझना कि हम बोर हो रहे हैं या फिर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सारा डाटा जो है, आपको इतना डेटा जो है वो कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। इसमें सारा का सारा डेटा मैंने ऐड किया है जो भी आपके ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था। तो इसको आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। अब हरियाणा में रेलवे की टोटल लेंथ की बात करते हैं तो रेलवे की टोटल लेंथ कितनी है 4,495.15 किलोमीटर है। अगर रेल की बात करते हैं तो गड़ी हरसरू से फर्रुखनगर तक पहली रेल लाइन बिछाई गई थी, और एक इसलिए बिछाई गई थी नमक ढोने के लिए बिछाई गई थी। इसे राजपूताना मालवा ट्रेन भी कहते हैं। पहली ट्रेन की बात करते हैं तो वो रेवाड़ी से दिल्ली चली थी 1873 में। हरियाणा की पहली सोलर ट्रेन की बात कर लेते हैं तो सोलर ट्रेन कब चली है 14 जुलाई 2017 को, यानी कि रिसेंट की ही बात है। तो पहली सोलर ट्रेन कहां पर चलाई गई 14 जुलाई 2017 को। अगर हम सीएनजी ट्रेन की बात करते हैं तो रेवाड़ी से रोहतक 13 जनवरी 2015 को चलाई गई थी। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, रेवाड़ी से रोहतक सीएनजी ट्रेन। अब अगर हम हरियाणा में मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लेते हैं तो मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं 13 हैं। डेंटल कॉलेज कितने हैं 10 हैं। हमारे यहाँ पर एमबीबीएस की सीट्स कितनी हैं 1835 है। अगर हम डिस्पेंसरी की बात करते हैं तो वो 33 है। हमारे कॉमन हेल्थ सेंटर्स कितने हैं 123 है, 1 2 3 है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करते हैं तो वो 409 है। तो हरियाणा में मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं 13 हैं, और डेंटल कॉलेजेस कितने हैं 10 हैं। एमबीबीएस की सीट्स कितनी हैं 1835 है। डिस्पेंसरी 33 है। सीएचसी यानी कि कॉमन हेल्थ सेंटर कितने हैं 123 है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने हैं 409 है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आ गया समझ में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा में भूमि उपयोग कितनी है, यानी कि हमारे यहाँ पर जो यूजेबल भूमि है वो कितनी है जिसका हम यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ पर 86% भूमि ऐसी है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पर कृषि योग्य है। इसके अलावा बंजर भूमि की बात करते हैं तो 6.7% या फिर 7% भी कह सकते हैं, वो कैसी है बंजर भूमि है। इसके अलावा अगर हम पड़ती भूमि की बात करते हैं तो वो कितनी है 4.8% है। शुद्ध निवल क्षेत्र की बात करते हैं तो 82.3% क्या है शुद्ध निवल क्षेत्र है। हरियाणा में गेहूं का उत्पादन जो है वो क्या होता है अधिक होता है। तो हरियाणा में किसका उत्पादन अधिक होता है गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। बंजर भूमि 6.7% या फिर हम उसे 7% भी लिख सकते हैं। पड़ती भूमि कितनी है 4.8% है। शुद्ध नवल क्षेत्र कितना है 82.3% है। हरियाणा में गेहूं का उत्पादन क्या होता है सबसे अधिक होता है। इसके बाद अगर मक्का की बात करते हैं तो मक्का ज्यादा कहां पर देखने को मिलेगा जहां पर ये जो पानी वाला एरिया है वहां पर मक्का अच्छे से बोया जाता है। तो मक्का आपको शिवालिक रेंज में या फिर पंचकुला वाली लाइन में देखने को मिलेगा। तो मक्का ज्यादा कहां पर होगा पंचकुला में होगा। गन्ना जो है गन्ना अनुसंधान क्षेत्र भी है यहाँ पर, ठीक है। हाथियों के लिए फेमस करके हमने पढ़ा हुआ है। तो गन्ना कहां पर है यमुनानगर में है, ठीक है। बनसंतोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, बनसंतोर जो हाथियों के लिए फेमस है तो वो कहां पर है यमुनानगर में है। तो गन्ने के लिए फेमस कौन है यमुनानगर है, ठीक है।
गेहूं अनुसंधान क्षेत्र की बात करते हैं तो गेहूं अनुसंधान क्षेत्र कहां पर है? करनाल में है, और एक कब बनाया गया था? 1978 को बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम धान की बात कर लेते हैं तो धान का अधिक उत्पादन कहां पर होता है? करनाल में होता है। अब सभी को पता है धान का अधिक उत्पादन करनाल में है। धान को हम चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ का चावल जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बाद अगर जवार की बात कर लेते हैं तो जवार कहां पर होती है? नूह मेवात में होती है। जौ की बात करते हैं तो जौ कहां पर है? हिसार में है। बाजरा आप सभी को पता है, बाजरा कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। चना भिवानी का फेमस है। गेहूं के उत्पादन में, कॉटन में, इन दोनों में नंबर 1 कौन है? सिरसा है। और बाजरे में नंबर 1 कौन है? बाजरे में महेंद्रगढ़ है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मक्का सबसे ऊपर शिवालिक वाली रेंज में यानी कि पंचकुला में। गन्ना किसके लिए फेमस है? हाथियों को गन्ना पसंद होता है, तो गन्ना कहाँ है? हाथी वाली जगह यानी कि यमुनानगर में। धान कहां पर है सबसे ज्यादा? करनाल में। जवार कहां पर है? नूह में है। जौ हिसार में है। बाजरा महेंद्रगढ़ में है। चना भिवानी में है। गेहूं और कॉटन के लिए कौन फेमस है? सिरसा फेमस है। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छे से याद रखना। इसके बाद अगर फलों की उपज की बात कर लेते हैं, कि फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आम की बात करते हैं हम। आम कहां पर है? आम वैसे अंबाला में भी है, बट यहाँ पर जो है फेमस कहाँ का है? पंचकुला में। ठीक है, लीची कहाँ की फेमस है? यमुनानगर की। झज्जर में क्या है? तरबूज और खरबूजा है। महेंद्रगढ़ में आंवला है। आंवला ना सिरसा में भी है। ठीक है, तो इसके लिए आंवले के लिए, खट्टे फलों के लिए सिरसा फेमस है, याद रखना है। अंगूर की बात करते हैं तो फतेहाबाद में है। अमरूद, चकोतरा, बेर, आंवला, खट्टे फल, इन सब के लिए सिरसा फेमस है। ठीक है, अदरक कहां पर पाई जाती है? अदरक है पंचकुला में। मूली कहां है? यमुनानगर में। आलू कहां है? शामगढ़ में। ठीक है, तो शामगढ़ में क्या है? आलू है। नीलोखेड़ी, शामगढ़। ठीक है, इसके बाद पानीपत किसके लिए फेमस है? मिर्च के लिए फेमस है। नूह में क्या फेमस है? प्याज फेमस है। जींद की गोभी फेमस है। ठीक है, अंबाला की गाजर फेमस है। ठीक है, तो हल्दी के लिए, हल्दी कहाँ की फेमस है? यमुनानगर जो है वो हल्दी के लिए फेमस है। अगर हम लहसुन की बात करते हैं तो लहसुन कहाँ फेमस है? करनाल का। मशरूम आप सभी जानते हैं, खूबड़ू सोनीपत जो मशरूम के लिए फेमस है। ग्लेडोलियस फूल सबसे अधिक कहाँ होता है? फरीदाबाद में है। और गेंदा फूल जो है वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे इतना सारा पढ़ा दिया, अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? 2 बार और रीड कर लेते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया आम कहाँ का है, वैसे अंबाला का भी फेमस है, बट यहाँ पर पंचकुला। लीची कहाँ पर है? यमुनानगर में है। मूली भी कहाँ है? यमुनानगर में है। ठीक है, गन्ना भी कहाँ था? यमुनानगर में था। झज्जर 2 चीजों के लिए फेमस है, खरबूजा और तरबूज। महेंद्रगढ़ आंवले के लिए फेमस है, बट आंवला अगर आ जाए, खट्टे फल आ जाए, तो सिरसा फतेहाबाद वाली लाइन को आपको टच करना है। ठीक है, अंगूर की बात करते हैं तो फतेहाबाद है। अमरूद की बात कर लेंगे, चकोतरे की, बेर की, आंवले की, खट्टे फलों की, तो ये सिरसा में है। ठीक है, नूह किसके लिए फेमस है? प्याज के लिए। आलू कहाँ का है? शामगढ़ का। ठीक है, पानीपत की मिर्च फेमस है। जींद की गोभी, गाजर, अंबाला। ठीक है, हल्दी यमुनानगर, मशरूम खूबड़ू सोनीपत, लहसुन करनाल। आई होप अब आप इसको 2 बार रीड करेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं रिसर्च सेंटर्स की, तो ऊट रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पर है? सिरसा में है। कब बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था। तो ऊट का कहाँ पर है? सिरसा में है। बकरी रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो गिगनाऊ भिवानी में है। घोड़ा रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो ये हिसार में है। 7 जनवरी 1986 को बनाया गया था। भैंस रिसर्च, भैंस अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये भी हिसार में है। 1985 में बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो ऊट अनुसंधान का है, सिरसा में है, 1988 में बना था। बकरी अनुसंधान की बात करते हैं तो गिगनाऊ भिवानी में है। घोड़ा अनुसंधान 1986 हिसार में है। भैंस अनुसंधान ये कहाँ है? 1985 कहाँ पर बनाया गया? हिसार में। अब यहाँ पर अगर हम पशुओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट भी आपके एक बार एग्जाम में पूछ लिए गए थे, तो बस इसको एक बार रीड कर लीजिए, इसके ज्यादा रट्टे मत लगाइएगा, बस पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर गधे की बात करते हैं तो गधे सबसे ज्यादा कहाँ है? अंबाला में है। ठीक है ना, तो गधे कहाँ के फेमस है? मतलब कहाँ पर ज्यादा है? अंबाला में है। और बकरियां सबसे कम कहाँ पर देखने को मिलती हैं? पानीपत में। खच्चर ज्यादा कहाँ पर है? झज्जर में है। तब इसके लिए ना मजाक, मतलब सीरियस मत हो जाना। देखो इन दोनों में आधे च है और इसमें आधे ज है, याद करने का तरीका है, कभी कोई सीरियस हो जाए कि मैं मजाक बना रही हूँ। तो खच्चर कहाँ पर है? झज्जर में है। ठीक है, घोड़े ज्यादा कहाँ है? गुरुग्राम में है। गधे कहाँ पर ज्यादा है? पलवल में है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये 2 मिस पॉइंट हो गए, एक तो यहाँ पर भी गधे लिखा है और यहाँ भी, ठीक है, पलवल में, तो दोनों ही जगह पाए जाते हैं। और अगर हम कम सुअर की बात करते हैं, कम पशुओं की बात करते हैं, तो कहाँ पर है, नूह में है, ठीक है। अधिक सुअर कहाँ पर है, सोनीपत में है, ऐसे सुअर से सोनीपत, ऐसे याद कर लेना। भेड़ कहाँ है, भिवानी में है, भैंसे भेड़, भैंसे भिवानी। और अधिक पशु कहाँ पर पाए गए हैं, सिरसा में है। ऊंट और बकरियां ये भी कहाँ पर है, सिरसा में है, ठीक है। तो याद रखना है, गधे कहाँ है, अंबाला में और पलवल में। कम बकरियां कहाँ है, पानीपत में। खच्चर झज्जर, घोड़े ज्यादा गुरुग्राम। कम सुअर और पशु नूह में है, सुअर ज्यादा सोनीपत में है, भेड़ ज्यादा भिवानी में है, अधिक पशु सिरसा में है, ऊंट और बकरी सिरसा में है, ठीक है। गधे अंबाला, बकरी कम बकरियां पानीपत में, खच्चर झज्जर, घोड़े ज्यादा पलवल और अंबाला, गधे ज्यादा घोड़े ज्यादा गुरुग्राम में, गधे ज्यादा पलवल और अंबाला। कम सुअर पशु नूह में है, अधिक सुअर सोनीपत में, भेड़ भिवानी में, पशु सिरसा में, ऊंट और बकरी सिरसा में, ठीक है। हरियाणा में 2 सुअर फार्म कितने हैं, 2 हैं। गौशाला की बात करते हैं तो 619 है। वैसे तो आपके यहाँ पर हरियाणा में बहुत सारे बूचड़ खाने जो है पूरी कंप्लीटली बंद हो गए थे, लेकिन फिर भी मान लीजिए एग्जाम में पूछ लेता है तो नूह टिक करना है। और नूह में कितने हैं, 5 है। दूध संयंत्र की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर 6 दूध संयंत्र है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बिजली उत्पादन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये डेटा एग्जाम में पूछा गया है। आपका जब सीईटी का एग्जाम हुआ था तब भी आपसे ये डेटा जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। हरियाणा में बिजली का उत्पादन कितना होता है, 13,443, ठीक है। 13,443 मेगावाट क्या करते हैं हम, बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। और खपत कितनी हो रही है, प्रति व्यक्ति कितनी खपत होती है, 2,272 किलोवाट प्रति व्यक्ति बिजली की खपत है, ठीक है। पीएम कुसुम योजना के तहत कुल कितने सोलर पंप लगाए गए हैं, तो 17,894 हमने सोलर पंप लगा लिए हैं। पीएम कुसुम या पीएम, इसके बाद है पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी, 2019 में शुरू हुआ था ये, ठीक है। तो बिजली का उत्पादन कितना हो रहा है, 13,443 मेगावाट। प्रति व्यक्ति बिजली कितनी खर्च करता है व्यक्ति, 2,272 किलोवाट। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप कितने लगाए, 17,894। और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना कितनी है, 2019 में शुरू की गई है। हर गांव में पीने का पानी जो है 31 मार्च 1992 तक हमने हर गांव तक पीने का पानी पहुंचाया था। कुल मंडियां कितनी है यहाँ पर, 114 है। कोल्ड स्टोरेज कितने हैं, 104 है। इसके बाद अभी मैं जितने भी मंडी से रिलेटेड पॉइंट आपको पढ़ाने वाली हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम सेब मंडी की बात करते हैं तो सेब मंडी कहाँ है, पंचकुला में है। फूल मंडी की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। इसको याद कैसे रखोगे, ऐसे याद रखना, हिमाचल प्रदेश जो है ना वो क्या है, किसके लिए फेमस है, सेब के लिए फेमस है ना। और वो उसकी जो बाउंड्री है पंचकुला से लगती है, ठीक है। पंचकुला हिमाचल के साथ में टच होता है, तो वहां का असर हमारे भी हो गया। तो हमने जो सेब मंडी थी वो कहाँ बना दी, पंचकुला में बना दी। गुरुग्राम को ऐसे याद रखेंगे, कोई भी गेस्ट आता है क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, तो जितने भी गेस्ट आते हैं सभी कहाँ आते हैं, गुरुग्राम में आते हैं। इसलिए गुरुग्राम में क्या बनाई गई है, फूल मंडी बनाई गई है। शहद की बात करते हैं तो वो कहाँ है, यमुनानगर में है। और सबसे बड़ी मंडी की बात करेंगे तो वो कहाँ है, लाडवा कुरुक्षेत्र में है। मसाला मंडी कहाँ है, सेरसा में, सिरसा नहीं है ये, सेरसा है, ठीक है। मसाला मंडी कहाँ की फेमस है, सेरसा की। अब इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मंडी या फिर हॉर्टिकल्चर या बागवानी मंडी कहाँ की है, गन्नौर सोनीपत की फेमस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद विधानसभा सीट्स के बारे में मैंने लिखा था क्योंकि मतलब लोकसभा सीट्स के बारे में लिखा था। लोकसभा के जितने भी सांसद थे वो मैं आपको पढ़ा चुकी थी, इसलिए मैंने उन पॉइंट्स को इसमें ऐड नहीं किया। यहाँ पर मैंने सिर्फ सीट लिखी हैं, तो इनको पढ़ लेते हैं। वोटर के हिसाब से छोटी लोकसभा सीट कौन सी है जहां पर वोटर की संख्या कम है, ठीक है। तो ये कौन सी सीट है, सोनीपत है। सोनीपत से एमपी कौन बने हैं, सतपाल ब्रह्मचारी बने हैं, ठीक है। एरिया के हिसाब से छोटी लोकसभा सीट कौन सी है, फरीदाबाद है। आपको पता है फरीदाबाद का एरिया 743 है, तो इसलिए एरिया के हिसाब से छोटी सीट कौन सी हो जाती है, फरीदाबाद हो जाती है। यहां से कौन बने हैं, कृष्णपाल गुर्जर बने हैं। वोटर के हिसाब से सबसे बड़ी सीट, ठीक है, जहां पर सबसे अधिक संख्या में वोटर्स हैं, तो ये कौन सी है, गुरुग्राम है। यहां से कौन बने हैं, राव इंद्रजीत सिंह बने हैं। एरिया के हिसाब से पूछता आपसे सबसे बड़ी जो लोकसभा सीट भिवानी महेंद्रगढ़ की है। तो ये चारों पॉइंट अच्छे से अपने दिमाग में रट्टे मारकर बैठा लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो वोटर के हिसाब से सबसे छोटी सीट पूछे तो आप क्या टिक करेंगे, सोनीपत। एरिया के हिसाब से छोटी पूछे तो फरीदाबाद, और सबसे बड़ी सीट वोटर के हिसाब से तो गुरुग्राम।
एरिया वाइज बड़ी सीट पूछे तो भिवानी महेंद्रगढ़। ठीक है, हरियाणा की विधानसभा सीट्स कितनी है? 90 है, और इसमें से SC रिजर्व सीट्स कितनी है? 17 है। अगर हम विधानसभा की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PYQ क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। तो अगर आपसे सीट्स की बात करता है, तो जब हमारा हरियाणा अस्तित्व में आया था 1966 में, तब हमें पंजाब से अलग करके हरियाणा को कितने MLA मिले थे? 54 MLA मिले थे। उस समय SC रिजर्व सीट्स कितनी थी? 10 थी। इसके 1 साल बाद हमने हमारे यहाँ पर इलेक्शन कराए और सीटों की संख्या को बढ़ा दिया, तब हमारे यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी हो गई विधानसभा की? 81 हो जाती हैं, और SC रिजर्व सीट्स कितनी हो जाती है? 15। आज जो आप पढ़ते हैं जो 90 सीट्स पढ़ते हैं, वो कब से चली आ रही है? 1977 से चली आ रही है, और SC रिजर्व सीट्स कितनी है? 17 हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एरिया वाइज बड़ी सीट की बात कर लेते हैं। तो एरिया वाइज बड़ी सीट जो है, ये विधानसभा की बात हो रही है। ठीक है, वो ऊपर मैंने कौन सी सीट्स बताई? लोकसभा की सीट बताई थी। अगर हम विधानसभा सीट की बात करते हैं, एरिया वाइज सबसे बड़ी सीट विधानसभा की लोहारू भिवानी की है। ठीक है, कहाँ की है? लोहारू भिवानी की। सबसे छोटी सीट की बात करते हैं, तो बल्लभगढ़ फरीदाबाद की सीट जो है एरिया वाइज सबसे छोटी है। अगर वोटर वाइज सबसे बड़ी सीट की बात करेंगे, तो बादशाहपुर गुरुग्राम है। वोटर वाइज छोटी सीट की बात करते हैं, तो नारनौल महेंद्रगढ़ है। तो ये याद रखना है, वोटर वाइज सबसे बड़ी सीट बादशाहपुर और सबसे छोटी सीट नारनौल। एरिया वाइज सबसे बड़ी सीट लोहारू, सबसे छोटी सीट बल्लभगढ़ फरीदाबाद की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी पढ़ाती हूँ मैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की आर्थिक राजनीति के बारे में, राजधानी के बारे में। तो जहां पर सबसे ज्यादा हमारा जो GDP में योगदान जाता है, वो कौन सी स्टेट है, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपकी? गुरुग्राम है। तो हरियाणा की आर्थिक राजधानी कौन सी है? गुरुग्राम है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, तो 2011 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,85,490 रुपए थी, लेकिन एट प्रेजेंट प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 3,25,759 रुपए है। ये मैं आपको हरियाणा के बजट में भी पढ़ा चुकी हूँ, तो ये सेम टू सेम है। ठीक है, इसको याद रखना है, और मुझे लगता है इसमें से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने 3-4 जगह पढ़ लिया। मैंने एक ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा पढ़ा था, जिसमें जैसे सरकार जो अपनी तारीफें करती है, बताती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो उसमें भी सेम टू सेम यही पॉइंट्स लिखे हुए थे। जितने पॉइंट्स मैंने उसमें पढ़े थे, सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको इसमें पढ़ाए हैं, बजट में पढ़ाए हैं, और ये आपकी इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाए हैं। तो सेम टू सेम पॉइंट जो है वो उस ऑफिशियल डाटा में लिखे हुए थे। इसके बाद हरियाणा का GDP में योगदान जो है वो कितना है? 3.7% है। हरियाणा राज्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, इसकी स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1966 को होती है। जब इसके यहाँ पर जो भी इसके अंदर काम करते होंगे वो 7 बैंक होंगे। आज कितने हैं? 70 है। ट्रेजरी की बात करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 22 है। 22 की 22 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ट्रेजरी देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ दिल्ली और चंडीगढ़ को भी इसमें ऐड करके 24 ट्रेजरी मानी गई है। इसके बाद अगर हम सब ट्रेजरी की बात करते हैं, तो सब ट्रेजरी कितनी है? 81 है। ई बिलिंग सॉफ्टवेयर कब आया था? ये आया था 1 अप्रैल 2013 को। ई पेंशन स्कीम की बात करते हैं, तो ई पेंशन स्कीम 1/10/2012 की है। तो ई पेंशन स्कीम कब की है? 1/10/2012। ई बिलिंग सिस्टम 1 अप्रैल 2013। जीएसटी कब लॉन्च होता है? 1 जुलाई 2017 को। स्लैब्स कितनी है? 5 स्लैब्स हैं, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% की स्लैब्स हैं। इसके बाद ई स्टैंपिंग की बात कर लेते हैं, तो ई स्टैंपिंग होता है यहाँ पर स्टैम्प पेपर 100 रुपए से अधिक का ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो 1 जुलाई 2017 को ई स्टैंप योजना को लॉन्च किया गया था। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को लॉन्च होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाली जो योजना है, ये बहुत जरूरी है, इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को लॉन्च होती है। और यहाँ पर जो इसके जो हेड है वो कौन है? मतलब जो एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर बोल सकते हैं, तो कौन है? मनिका श्योकन है। ये कहाँ की रहने वाली है? जींद की। डीबीटी यानी कि डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स कब आती है? 2017 में आती है, सितंबर 2017 में आती है। पीएम जनधन योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें ना आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी क्लास में आपको ट्रिक्स के माध्यम से पूरी कराने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको सारी स्कीम्स पढ़ाऊंगी। तो पीएम जनधन योजना की बात करते हैं, तो ये कब लॉन्च होती है? 28 अगस्त 2014 को। पीएम मुद्रा योजना की अगर हम बात करते हैं, तो 8 अप्रैल 2015 को। अटल पेंशन स्कीम 2015 में। आकांक्षी जिला कार्यक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2015 को नीति आयोग बनता है। उसी के तहत नीति आयोग की पहल पर ऐसे जिले जिनका उत्थान करेंगे, जिनको हम मतलब पिछड़ेपन से आगे की तरफ लेकर जाएंगे, तो उसमें किसे रखा गया? नूह को रखा गया है। ठीक है,
पीएम फसल बीमा योजना, तो पीएम फसल बीमा योजना कब आती है? 2016 में आती है। रबी की फसल पर 1.5%, खरीफ पर 2% प्रीमियम और बागवानी पर 5% प्रीमियम है। ठीक है। सोइल हेल्थ कार्ड योजना 2015 में आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 से 2008 में आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शिवालिक विकास बोर्ड का गठन कब होता है? 24 मार्च 1993 में होता है। मेवात विकास बोर्ड का गठन 1980 में होता है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड 1968 में होता है। हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला में है। कब बना था? 1974 में बना था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। क्या आएगा यहाँ पर? मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है? ई स्टाम्पिंग 1 जुलाई 2017, मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020, डीबीटी डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफर योजना 2017 में, पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 में, अटल पेंशन स्कीम 2015, आकांक्षी जिले में कौन आता है? नूह आता है। पीएम फसल बीमा योजना 2016 में, सोइल हेल्थ कार्ड 2015 में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 से 8, शिवालिक बोर्ड का गठन 1993, मेवात विकास बोर्ड कब बनता है? 1980 और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड 1968। आ गया समझ में इतना? और भूमि सुधार के लिए कार्यक्रम 1974। अब रीजनल ऑफिस की बात करते हैं। हमारे यहाँ पर कितने रीजनल ऑफिस बनाए गए हैं? तो भूमि सुधार के लिए 7 रीजनल ऑफिस बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ पर है? हिसार में है, करनाल में है, कैथल, भिवानी, रेवाड़ी, नारायणगढ़। हमारे हरियाणा में 6 हो गए, एक हनुमानगढ़ राजस्थान में भी है। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था कहाँ पर है? पंचकुला में है। इसका गठन कब किया गया था? 1976 में। बीज वाले का हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला में। कब बनता है? 1976 में बनता है। रीजनल सेंटर्स कौन से हैं? रोहतक है, हिसार है और करनाल है। तो इसके 3 रीजनल सेंटर हैं बीज वाले के, रोहतक, हिसार और कहाँ पर है? करनाल में है। ठीक है। हरियाणा में अगर बीज नीति की बात करते हैं तो हरियाणा में बीज नीति कब आई थी? 2011 में आई थी। इसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। 75 ईयर से पुराने जो पेड़ हैं उनके लिए 3000 रुपए पेंशन दी जाती है। अभी मैंने आपको बताया था नूह किसके लिए फेमस है? प्याज के लिए फेमस है। तो प्याज का उत्कृष्टता केंद्र भी कहां पर बनाया जा रहा है? नूह में बनाया जा रहा है। भावांतर भरपाई योजना, कल बजट में मैंने आपको पढ़ाया था, भावों के अंतर की भरपाई करने के लिए क्या शुरू की गई? भावांतर भरपाई योजना को शुरू किया गया। ये टोटल कितने फल और सब्जियों पर बेस है? 21 फल और सब्जियों पर बेस है। कब लॉन्च होती है? 1 जनवरी 2018 को लॉन्च होती है। अब यहाँ पर हम अगर वोटर चैनल की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर 1594 वोटर चैनल हैं और उनकी लेंथ कितनी है? 14,814 किलोमीटर है। भाखड़ा प्रणाली से जो नहरें हैं वो कितनी है? 558 है। और यमुना प्रणाली से कितनी है? 473 है। उत्थान जो ये लिफ्ट परियोजना वाली नहरें हैं ये कितनी है? 563 है। आप इसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस देखते ही आपको सारा डेटा याद आ जाएगा अगर आपने 1-2 बार पढ़ा है तो कितने चैनल हैं? 1594 चैनल हैं। कितने किलोमीटर के हैं? 14,814 किलोमीटर के हैं। भाखड़ा के तहत नहरें कितनी हैं? 558 है। यमुना के तहत 473 है। उत्थान नहरें कितनी हैं? 563 है। हरियाणा में पौधागिरी अभियान के तहत वृक्षों का रोपण 1.72 करोड़ पौधों का रोपण कर लिया गया है जुलाई 2018 में ही। ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पर लिखा है शिव धाम योजना। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? जो शिव मंदिर है उनमें हमने क्या लगाना है? त्रिवेणी लगानी है। ठीक है। तो ये इसको क्या नाम दिया? शिव धाम योजना का नाम दिया है। इसके बाद है कृषि उपकरण बोर्ड। कृषि उपकरण बोर्ड कब बनता है? 1969 में बनता है। अनाज बिक्री या स्टोरेज के लिए क्या बनाए गए? 114 मुख्य यार्ड बनाए गए हैं, 172 सब यार्ड है और 204 खरीद सेंटर हैं। बस इसको रीड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ई खरीद की शुरुआत करनाल से 27 सितंबर 2016 में। अटल किसान मजदूर कैंटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। अटल किसान मजदूर कैंटीन में कब बनाई गई? 29 दिसंबर 2019 को करनाल में शुरू की गई। भी 10 रुपए में क्या मिलता है? यहाँ पर भरपेट खाना मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति कब आती है? 8 जुलाई 2022 को आती है। बुनियाद कार्यक्रम 2023 में शुरू किया गया जो 9th और 10th के लिए है। हरियाणा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कितने हैं? 36 हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके तहत वैकेंसीज भी निकलती हैं, टीचर्स की रिक्रूटमेंट्स भी होती है।
ठीक है ना। इसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब लॉन्च होती है, तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत शहर से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। चीफ गेस्ट के रूप में माधुरी दीक्षित होती है वहां पर, और उस समय जो मतलब एक तरीके से जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है परिणीति चोपड़ा को बनाया जाता है। एट प्रेजेंट अगर पूछे तो साक्षी मलिक आप टिक कर सकते हैं, वैसे साक्षी मलिक भी बहुत पुरानी हो गई है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना जो है वो कब आई, 2015 में आई। हरियाणा राज्य कन्या कोष योजना ये भी कब आती है, 2015 में आती है। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी किसके साथ लॉन्च होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही लॉन्च होती है 22 जनवरी 2015 को। इसके बाद अगर हम पोषण अभियान की बात करते हैं तो 8 मार्च 2018 को क्या लॉन्च होता है, पोषण अभियान शुरू किया जाता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरियाणा वित्त आयोग, ये मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगी हरियाणा की इकोनॉमी में। तो हरियाणा वित्त आयोग 31 मई 1994 को बनता है। हरियाणा में 88 नगर पालिकाएं टोटल, अगर नगर पालिकाएं पूछता है तो कितनी 88 हैं, नगर निगम पूछेगा तो 11 हैं। अभी एट प्रेजेंट नया नगर निगम कौन सा बना है, मानेसर बना है। नगर परिषद की बात करते हैं तो नगर परिषद 23 है। नगर समिति की बात करते हैं तो 54 है। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो बुढ़ापा पेंशन स्कीम जो है ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ये कब शुरू की गई, 14 जून 1987 को शुरू हुई। इसमें क्या था, जब देवीलाल के समय में इसे शुरू किया गया था तब बुढ़ापा पेंशन 100 रुपए थी, लेकिन एट प्रेजेंट बुढ़ापा पेंशन कितनी है, 3000 रुपए है। विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विधुर पेंशन, ठीक है, जितनी भी पेंशन है वो कितनी आज 3000 रुपए है। विधवा पेंशन कब शुरू हुई थी, 1980 में, किसके समय में, देवीलाल के समय में शुरू हुई थी। दिव्यांग पेंशन 1981 से 82 में शुरू की गई थी। इसके बाद लाडली योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाडली योजना 1 जनवरी 2006 को शुरू होती है। इसमें जो पेरेंट्स हैं उन्हें क्या मिलते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं। 45 वर्ष से शुरू हो जाती है। 58 जो मदर है उसे 58 साल तक की एज में मिलेंगे और फादर को 60 साल तक। उसके बाद इनकी बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाती है। इसके बाद निराश्रित बच्चे जो हैं वो 1 मार्च 2009 2100 रुपए ने मिलते हैं निराश्रित बच्चों को। परमवीर चक्र में कितनी राशि मिलती है, जो 2 करोड़ रुपए, महावीर चक्र में 1 करोड़ रुपए और वीर चक्र में 50 लाख रुपए। ठीक है, बस इतना ही पढ़ लेना। इसके बाद सक्षम युवा योजना की बात करते हैं तो सक्षम युवा 1 नवंबर 2016 को लॉन्च होता है। मॉडल कैरियर सेंटर कहाँ पर है, हिसार में है, गुड़गांव में है और फरीदाबाद में है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, 15 है। नगर निगम की बात करते हैं तो 11 है। नया कौन सा बना है, मानेसर बना है। नगर परिषद की बात करते हैं तो कितने हैं, 23 है। नगर पालिका की बात करते हैं तो 54 और कहीं कहीं पर 60 भी लिखा है। लिंगानुपात 916। ठीक है, वही पॉइंट्स रिपीटेड है। 24 घंटे बिजली वाले गांव कितने हैं, 5792 हैं। बिजली उपभोक्ता कितने हमारे यहाँ पर 78 लाख हैं। बाखड़ा प्रणाली की नहरें कितनी है, 558 है। यमुना की 473 है। तहसील मैंने भी आपको बताया था 94 है। उप तहसील अभी बताया था 49 है। मंडल कितने हैं, 6 है। उपमंडल 80 है। खंड 143 और कस्बे 154 है। पुलिस जिले पहले 22 थे, अभी 3 नए और पुलिस जिले बन गए हैं तो अब कितने हैं, 25 हैं। ठीक है, ये याद रख लेना है। पुलिस कमिश्नरी पहले कितनी थी, 3 थी, 2 और बनाई गई है तो इसको भी याद रखना है। ये कितनी है, 5 है। नर्सिंग कॉलेज कितने हैं, 91 है और डेंटल कॉलेज 10 है। पशुधन 71.26 लाख है। पशु चिकित्सा संस्थान की बात करते हैं तो 2857 क्या है, पशु चिकित्सा संस्थान है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, 1098 ग्राम है। कुल पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो 42 है। सड़कों की कुल लंबाई नेशनल हाईवे 3061 है। मतलब थोड़ा बहुत डेटा चेंज भी हो सकता है तो 3000 प्लस आप इसको याद रखना। पीडब्ल्यूडी की 330 और टोटल पूछेगा तो 3391 किलोमीटर है। थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम कुल बजट की बात कर लेते हैं तो टोटल बजट हमारे 1.89 लाख करोड़ का पास हुआ था। बजट में इस बार कितनी वृद्धि देखने को मिली, 11% वृद्धि देखने को मिली। कुल बजट परसेंटेज में अगर कृषि की बात करते हैं तो कृषि पर इस बार 5.3% बजट आया है। ऊर्जा पर 4.7% आया है। शिक्षा पर 13.8% बजट है। पुलिस के लिए 4.2% बजट दिया गया है और स्वास्थ्य के लिए 6.3% बजट है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना। हरियाणा के व्यक्तियों को क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उसमें महावीर सिंह गुड्डू को साहित्य के लिए क्या दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो हरिओम को क्या मिला है, साइंस के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
गुरविंदर सिंह की बात करते हैं तो गुरविंदर सिंह को समाज सेवा के लिए मिलता है। रामचंद्र सिहाग को साइंस के लिए क्या मिलता है? पद्म श्री मिलता है। ठीक है, तो 4 व्यक्तियों को क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। महावीर सिंह गुड्डू को साहित्य के लिए, हरिओम को साइंस के लिए, गुरविंदर सिंह को समाज सेवा के लिए, रामचंद्र सिहाग को साइंस के लिए। इसके बाद गीता महोत्सव, इस बार के गीता महोत्सव की अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो इसका आयोजन कहां पर हुआ? श्रीलंका में हुआ है। और ये जो हम इंटरनेशनल स्तर पर गीता महोत्सव मनाने लगे हैं, तो ये 2016 से हमने शुरू किया है। ठीक है, तो इस बार का गीता महोत्सव हमने कहाँ मनाया? श्रीलंका में। 1989 में इसकी शुरुआत होती है हरियाणा में। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्तर पर हमने इसकी शुरुआत कब कर दी थी? 2016 में की थी। और इस बार का कहां पर हमने सेलिब्रेट किया? श्रीलंका में हमने इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आरंभ किया है। ठीक है, तो ये था आपका सारा का सारा इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब यही होता है कि आपके यहाँ पर कितना आंकड़ा है, कितनी स्कीम्स पर काम हो रहा है, क्या डेटा है, बिजली उपभोक्ता कितने हैं, ये सभी के सभी पॉइंट आपके इकोनॉमिक सर्वे में आते हैं, जो कि आपका ऑथेंटिक डेटा होता है, ऑफिशियल डेटा होता है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको आज की वीडियो में करा दिया है। तो कल की वीडियो में मिलेंगे कि हरियाणा में कौन क्या है, हरियाणा में कौन से बोर्ड का चेयरमैन कौन सा है, कौन सा मंत्री कौन सा है, सीएम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल भी थोड़ा सा चेंज हुआ है तो उसके बारे में भी हम जान लेंगे। ठीक है, राज्यपाल कौन से नंबर के हैं, ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं ना हमारे पढ़ने जरूरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डेटा होता है और ये जो डेटा फैक्ट वाला होता है ना हम भूल जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।